हाय हेलो, कैसी हैं सारी हिम्मत वाली लड़कियां? सभी को मेरा नमस्कार। हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं ना, जो छोटी छोटी परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्याओं से घिरे रहते हैं और सोचते हैं जीवन में कुछ अब हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की है ही नहीं। वो समस्याओं को हम इतना बड़ा बना लेते हैं कि जीवन में और कुछ उस समस्या के अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं। मैं आज आपको कुछ ऐसी महिलाओं की कहानी आपको बताने जा रही हूँ जिनने घोर विपत्ति में भी जीवन में कुछ करके दिखाया, कुछ बन के दिखाया। तो बात मैं करती हूँ अरुणिमा सिंह की। अरुणिमा सिंह एक फुटबॉल प्लेयर थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी, एक होनहार विद्यार्थी थी। उसके बहुत सारे सपने थे, उसे लाइफ में कुछ अच्छा करना था। 2011 में ट्रेन की एक यात्रा करते समय जो चेन स्नैकर्स होते हैं, ट्रेन में भी आपने सुना होगा चोरी वगैरह करते हैं, तो 2-3 लड़के मिलकर अरुणिमा के चेन को खींचने लगे, जो कि उन्होंने गोल्ड की एक चेन पहन रखी थी। अरुणिमा एक प्लेयर थी, तो शारीरिक रूप से भी मजबूत थी और उसने उनका विरोध किया और अपनी चेन को नहीं छीनने दिया। उसकी जितनी क्षमता थी उसने रोकने का प्रयास किया, लेकिन लड़के 4 थे, वो अकेली थी। फिजिकल भी अपनी क्षमताएं होती है, तो उस क्षमता में अरुणिमा हार गई। उन चारों लड़कों ने उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया और जब बाहर फेंका, उसी समय दूसरी ट्रेन भी दूसरी ट्रैक पे आ रही थी और उस एक्सीडेंट से अरुणिमा का एक पैर पूरी तरह से कट गया। रात का समय था। अरुणिमा वहाँ पे ट्रेन के ट्रैक पे कराहती रही कि शायद उसकी कोई मदद कर पाए, लेकिन रात भर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ पाया। सोचिए कितना असहनीय दर्द रहा होगा। अरुणिमा के जीन्स में आधा पैर कटा हुआ लटका हुआ था घुटने से नीचे और आधा उसके जीन्स के अंदर था। अरुणिमा हिम्मत को अपने जिंदा कर रही थी कि कैसे भी मैं जी जाऊं। ईश्वर की कृपा हुई, कुछ लोगों ने मदद की और उसको हॉस्पिटल लेके गए। ऑब्वियसली अरुणिमा अपना एक पैर खो चुकी थी, लेकिन उसने अपने सपने नहीं खोए थे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, किसी के शरीर से एक पैर या एक हाथ चला जाए, जीवन में आदमी हौसला हार जाता है। एक जो पूरी तरह से स्वस्थ लड़की थी, अब वो अपाहिज लड़की का जीवन जीने वाली थी आगे भविष्य में। एम्स के डॉक्टरों ने उसे बताया कि अगर उसको नकली पैर भी लगाया जाता है तो 3 से 4 साल उसको प्रैक्टिस करने में लगेगा, सिर्फ चलने की। सिर्फ वो अगर चलना भी सीख पाई तो 3 से 4 साल उसको लगेगा चलना सीखने में। लेकिन अरुणिमा के सपनों में, हौसलों में बहुत ताकत थी। उसने डॉक्टरों की बात को झूठी साबित कर दी। कैसे? सिर्फ अपने विश्वास से। बछेंद्री पाल को आप सभी लोग जानते हैं, एवरेस्ट फतह करने वाली वो पहली भारत की महिला थी। अरुणिमा उनसे जाकर के मिली और उनसे कहा कि मैं एवरेस्ट पे जाना चाहती हूँ। सही मायने में बछेंद्री पाल जी का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा था कि अरुणिमा जब उनसे कही कि मैं एवरेस्ट पे फतह करना चाहती हूँ, तो बछेंद्री पाल रो पड़ी थी कि एक पैर से अपाहिज लड़की एवरेस्ट फतह करना चाहती है। लेकिन बछेंद्री पाल ने उसके साहस को, उसके विश्वास को सलाम किया और कहा, अरुणिमा आधी चढ़ाई तो तुमने अपनी सोच और अपने हौसले से ही कर ली है। और ये बात है 2013 की। एक्सीडेंट हुआ था 2011 में, जहाँ डॉक्टर ने कहा था 4 साल उसको सामान्य रूप से एक नकली पैर से चलने में सीखने लगेगा, वहाँ वो 3 साल बाद ही एवरेस्ट चढ़ने के लिए बछेंद्री पाल के पास पहुँच चुकी थी। अपने अथक प्रयास, ट्रेनिंग की वजह से अरुणिमा सिंह एवरेस्ट को फतह कर पाई, जिसके लिए 2 पैर वाले अच्छे स्वस्थ और ट्रेनिंग शुदा लोग भी कई बार नहीं कर पाते हैं। वो एक पैर लिए अरुणिमा सिंह ने एवरेस्ट को फतह कर लिया। तो ऐसा कैसे हुआ? वो भी हार मान जाती, सोच लेती कि अब तो मेरा जीवन खत्म हो गया, मैं लंगड़ी लड़की हूँ, मेरे से शादी कौन करेगा, मेरे को नौकरी कहाँ मिलेगी, अब तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मेरे को लोग क्या कहेंगे। नहीं करने के उसके पास में 100 बहाने थे। अपसेट होने के, दुखी होने के, डिप्रेस होने के पास में इतने बड़े बहाने थे उसके पास में, लेकिन उन सब को उसने एक किनारे किया और उसने सिर्फ अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ढूंढी और एवरेस्ट को फतह करके दिखाया। और उसने ये साबित करके दिखाया कि असली हौसलों की उड़ान या चढ़ाई जो होती है ना, हाथ पैरों और पंखों से नहीं होती है, वो होती है अपने हौसलों से। दूसरी कहानी मैं आपको बताऊंगी कल्पना सरोज की। आप YouTube में सर्च कीजिएगा, कल्पना सरोज एक बिल्कुल कम पढ़ी लिखी महिला है जो आज 2000 करोड़ की कंपनी की मालिक है, जिसने काम किया था 2 रुपये रोज से। तो पहले मैं उसकी कहानी ये बता दूं कि कल्पना सरोज जब 12 वर्ष की थी तभी उनके पिताजी ने उनका विवाह कर दिया था, जबकि उनके पिताजी कांस्टेबल थे, मतलब पढ़े लिखे थे। फिर भी उन्होंने अपनी 12 वर्ष की बच्ची की एक शादी एक जगह कर दी और जहाँ पे उसकी शादी कल्पना सरोज की हुई, वहाँ पे उसके साथ जानवरों से भी ज़्यादा
बुरा बर्ताव हुआ, मारना पीटना, गाली गलौज करना, खाना नहीं देना, जितने तरह के अत्याचार एक छोटी सी बच्ची के ऊपर किए जा सकते थे वो सारे अत्याचार उसके ससुराल वाले और उसके पति उसके ऊपर कर रहे थे। क्योंकि कल्पना सरोज एक छोटी सी बच्ची थी तो ना वो विरोध कर पा रही थी शारीरिक रूप से, ना ही समझ पा रही थी कि उसके साथ में क्या हुआ। 6 महीने बाद जब कल्पना सरोज के पिताजी उससे मिलने के लिए आए तो वो एक छोटी सी बच्ची लिपट गई अपने पिताजी से। उसके शरीर में जगह जगह मारपीट के निशान थे, उसकी हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। लेकिन उसके पिताजी ने जब अपनी बेटी की हालत देखी तो कहा कि नहीं, अब मैं एक दिन भी तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा, मुझसे गलती हुई जो शादी करके, पर मैं अब उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। पर इसके आगे सफ़र इतना आसान नहीं था कल्पना के लिए। जब वो मायके आई तो वो एक ससुराल से छोड़ी हुई लड़की बन कर के आई। लोग उसकी एज देख रहे थे, ना उसकी स्थिति देख रहे थे। सब ये सोच रहे थे कि इसको ससुराल से भगा दिया गया है, ये अच्छी लड़की नहीं है, कैरेक्टरलेस है। उसने फिर से पढ़ाई करने की सरोज ने कोशिश करी, लेकिन उसका मन नहीं लगा। उसकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी और लोगों के तानों से, परिवार वालों से, समाज वालों से, कि वो पूरी तरह से निराशा में डूब गई। 16 साल की उम्र आते आते कल्पना सरोज को लगा कि अब उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए और उसने एक दिन पॉइजन पी लिया। लेकिन बोलते हैं ना कि ईश्वर ने किसी के लिए कोई प्रारब्ध रचा होता है तो वो नहीं, समय से पहले नहीं जाता, अपने उद्देश्य को प्राप्त करके ही रहता था। कहीं ना कहीं सरोज मरना नहीं चाहती थी, तो शायद उसने कम मात्रा में या ऐसे ही उसने दवाई ले ली थी। और जब वो हॉस्पिटल पहुंची, सब लोगों ने उससे कहा कि तुम क्या करने जा रही थी, किसके लिए मरने जा रही थी, मरना ही है तो कुछ करके जाओ। ये बात कल्पना सरोज के दिमाग में घर कर गई। कल्पना ने बिल्कुल सोच लिया कि ये हरकत मैं दोबारा नहीं करूँगी और अब मैं जीवन में कुछ करके ही रहूँगी। कल्पना सरोज जैसे ही स्वस्थ हुई, उसने छोटे मोटे अपने गांव में काम करना चालू किया, मजदूरी के काम करने चालू किए, लेकिन वहाँ पे उसे ज़्यादा काम नहीं मिल पा रहा था। तो उसने अपनी माँ को कन्विंस किया कि मुंबई में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो मैं किसी फैक्ट्री में जा कर के कोई जॉब कर लूँगी 2-4 महीने की, 2-4 हज़ार रुपये महीने की, तो मैं धीरे धीरे करके पैसे कमाने लग जाऊँगी। ऐसा सोच करके अपनी माँ पिताजी को कन्विंस करके कल्पना सरोज मुंबई आ गई। जब कल्पना सरोज मुंबई आई तो उसने होजरी की एक फैक्ट्री में 2 रुपये रोज़ यानी कि 60 रुपये महीने में काम शुरू किया। और वहाँ पे काम शुरू करते कुछ महीने करने में 60 रुपये में गुजारा नहीं चल रहा था। मुंबई में रहना ऐसे ही महंगा था और वो झुग्गी झोपड़ी में भी सही से नहीं रह पा रही थी। तो कल्पना सरोज ने यहाँ वहाँ प्रयास किए शासन की योजनाओं का लाभ उठाने के। एक योजना का कल्पना सरोज को पता चला और उन्होंने 50,000 रुपये शासन की योजना से लोन लिया और अपना खुद का एक बुटीक डाला। इन सब को करते करते उस जस्ट झुग्गी झोपड़ी एरिया में जहाँ पे कल्पना सरोज रहती थी, बहुत सारे ऐसे शिक्षित बेरोजगार लड़के लड़कियाँ थे, उनका एक ग्रुप बना लिया जो शासन की योजनाओं का कल्पना सरोज उनको भी लाभ दिलाने का प्रयास करती और स्वयं भी मेहनत कर रही थी। ऐसा करते करते कल्पना सरोज काफ़ी आगे बढ़ गई अपने व्यवसाय में। फिर एक फैक्ट्री जो कि दिवालिया घोषित हो गई थी, जिसका हाई कोर्ट में डिसीजन होने वाला था और सभी श्रमिकों को वो फैक्ट्री दे दी गई, जिसके चलाने का जो हक है वो कल्पना सरोज को दिया गया और उस दिवालिया कंपनी को कल्पना सरोज ने ले लिया और उसे चलाकर एक बिना पढ़ी लिखी लड़की 2000 करोड़ की कंपनी उसने बना दी। तो ये थी कल्पना सरोज की कहानी और इसके पहले मैंने आपको अरुणिमा सिंह की कहानी बताई। अब आप समझ गए होंगे कि जो अगर कोई कुछ करना चाहता है ना तो उसके पास में बहुत सारे विकल्प है और जो नहीं करना चाहता उसके पास में सिर्फ निराशावादी बातें और सिर्फ दुख तकलीफ़ें, सिर्फ कमियां, यही सब कुछ है। एक कहानी मैं आपको और बताऊंगी। ये काल्पनिक कहानी है, हो सकता है इसका यथार्थ संबंध हो, लेकिन इसका जो अर्थ है ना, इसका जो मीनिंग है वो लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक आदमी अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसको लगता है मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, ढंग के कपड़े नहीं, अच्छा खाना नहीं खा पाता, मेरे पास शिक्षा भी नहीं है, मेरा परिवार भी मुझे सपोर्ट नहीं करता। तो वो सब तरह से निराश होकर के एक दिन आत्महत्या करने के लिए एक नदी की ओर जाता है। जब वो नदी के किनारे में जाता है आत्महत्या करने के लिए छलांग लगाने वाला होता है, तभी वहाँ एक साधु उसको मिलता है। तो साधु बोलता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं बस अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, ना खाना है, ना कपड़ा है, ना रहना है, ना पैसा है, मतलब जीवन में जो कुछ भी एक मनुष्य को चाहिए वैसा मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तो ये जीवन जी के मैं क्या करूँगा। साधु ने कहा अच्छा तुम मरना ही चाहते हो तो मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ, उसके बाद में तुम आत्महत्या कर लेना, मैं नहीं तुम्हें रोकूंगा। और साधु ने उसे किसी तरह से कन्विंस कर लिया। साधु उसको एक राजा के पास में लेके गया और राजा के दरबार में वो आदमी खड़ा हुआ। साधु राजा के पास में गया और उसके कान में कुछ फुसफुसा के बोला। वो आदमी तुरंत वहाँ से बोला कि क्या बात हो रही है। तो साधु ने कहा राजा तुम्हें 2 लाख रुपए देना चाहते हैं। तो बोला 2 लाख रुपए किस बात के दे रहे हैं मुझे? बोले तुम्हारी एक आंख दे दो तो राजा तुम्हें 2 लाख रुपए दे देंगे।
और अगर तुम 2 आंख दे दोगे तो 4 लाख रुपए दे देंगे। फिर राजा ने बोला ना कि भाई तू तो वैसे भी मर रहा है, तो मैं तेरी किडनी, लीवर, आंख, जो चीज़ें भी उपयोग में ली जा सकती है, संरक्षित की जा सकती है, वो सारी तेरे मुँह मांगी रकम में मैं तुझे दूंगा, तू ये सब चीज़ें मुझे दे दे, तुझे तो मरना ही है। तो उसने कहा आपको किसने बोला कि मैं बेचना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा। तो साधु ने कहा अभी तो तू मरने वाला था कि तेरे पास में कुछ भी नहीं है, ना खाना है, ना पीना है, ना कपड़े हैं, ना धन है, ना परिवार है, ना कुछ भी नहीं है, अब तू क्यों सौदा करने से मना करा? जब मरना ही तो ये सब चीज़ें तो तेरे काम की नहीं आएंगी। तब उस आदमी को समझ में आता है कि मेरा एक स्वस्थ शरीर कितनी बड़ी कीमती चीज़ है। 2 आँखों का होना, 2 कान का होना, 2 हाथों का होना, 2 पैर का होना, कुल मिलाकर के एक स्वस्थ शरीर का होना अपने आप में लाखों, करोड़ों, अरबों, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, उतनी कीमती चीज़ आपके पास में है। इन सब चीज़ों के रहते हुए भी अगर आप ज़िंदगी में उन चीज़ों का रोना रो रहे हैं जो आपके पास में नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें, कम पैसे, अच्छा घर नहीं होना, अच्छी एजुकेशन नहीं होना, ये सब चीज़ें मेहनत से कमाई जा सकती है, धैर्य के साथ में पाई जा सकती है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि कहावत क्या, ये हकीकत है, जब आप किसी गाड़ी से कहीं जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो जो हेडलाइट होती है 200 मीटर ही आपको दिखाती है, 150-200 मीटर। जैसे मुझे यहाँ से मान लो इंदौर जाना है या भोपाल जाना है, तो मुझे यहाँ से पूरा इंदौर या भोपाल नहीं दिखेगा। जब मैं गाड़ी लेके जाऊँगी तो मुझे 200 मीटर ही दिखेगा। जब मैं 200 मीटर चल लूँगी तो और 200 मीटर दिखेगा। वैसी ज़िंदगी के रास्ते हैं, थोड़ा सा चलिए आगे का रास्ता फिर साफ होता है, थोड़ा और आगे चलिए आगे का रास्ता साफ होता है। और केवल अगर आप सिर्फ नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, परेशानियों में नहीं दिख रहा है, आगे की सोच नहीं दिख रही है, इन्हीं सब चीज़ों में अगर आप रहेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। मेरे तो जीवन में एक उद्देश्य हमेशा ये भी रहा है कि जहाँ पे मैं हूँ अभी, मान लो कि मैं अभी नीचे धरती पे लोएस्ट एरिया में हूँ धरती पे, और मैं किसी बड़ी पहाड़ी पे चढ़ने का सोचती हूँ। माना कि मैं उस चोटी में नहीं पहुँच पाऊँगी, पर मैं चढ़ने की कोशिश करूँगी, तो जहाँ हूँ वहाँ से तो ऊपर ही जाऊँगी ना। तो कोशिश क्यों नहीं करते हैं हम लोग? हम बिना कोशिश किए ही हार मान जाते हैं और शिकायतें करते रहते हैं। मैं खुद भी एक ऐसा उदाहरण हूँ जिसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, गरीब परिवार में जन्म हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक कहानी मैं आपकी समी पंद्रे की और आपके सामने लाऊंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक अनपढ़ लड़की 16 साल की उम्र में विधवा हो जाती है, एक बच्चे के साथ में वो कैसे अपने छोटे 4 भाई बहनों को पालती है, बिना माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है, और कैसे चारों को अपने बलबूते पे खड़ा कर देती है, पढ़ा लिखा के शिक्षित कर देती है, और आज भी स्वयं भी स्वाभिमान के साथ में जी रही है। इन सारी कहानियों को बताने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि जीवन में सबके परेशानी है, परेशानियों का स्वरूप अलग है, सिर्फ बात इतनी सी है कि आपका ध्यान परेशानियों की तरफ है या परेशानियों से कैसे निकला जाए उसकी तरफ है। फैसला आपका है। थैंक यू।